Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है भाई, अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में। बहुत सारी बातें हम कवर कर चुके हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू, उसकी आरएमएस वैल्यू के बारे में बता चुके हैं आपको। ठीक है भाई, और कुछ अपने पास एसी सर्किट्स थी जिनमें केवल रेजिस्टेंस था, केवल कैपेसिटेंस था, केवल इंडक्टेंस था, फिर दो दो के पेयर हमने बनाए थे। तो आज हम एल, सी और आर तीनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे सीरीज एल सी आर सर्किट। तो जब हम तीनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें यह देखना है कि तीनों में जो करंट फ्लो करेगा और जो ईएमएफ हम अप्लाई करेंगे उन दोनों के बीच क्या तो फेज डिफरेंस है, क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस पूरी सर्किट का, इसमें इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, इसमें एवरेज पावर क्या लॉस होगी, ये सारी बातें हमें कवर करनी है इसके बारे में। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे बाय फेजर डायग्राम मेथड। तो चलिए मान लेते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट जो करंट है आपका वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ बाई फेजर डायग्राम, अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं भाई, तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमने करंट को मान लिया है किसी इंस्टेंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट चूंकि ये तीनों सीरीज में है, कौन कौन? एक तो इंडक्टर L जिसकी इंडक्टेंस L है, एक रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर C जिसकी कैपेसिटेंस C है। अब इन तीनों में सेम ही करंट फ्लो करेगा, किसी भी इंस्टेंट आप ले लो, ठीक है, क्योंकि सीरीज में है तीनों। लेकिन इन तीनों में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। मान लिया इसमें किसी इंस्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप VL है, इसमें VR है रेजिस्टेंस में, और कैपेसिटेंस में जो है आपका पोटेंशियल ड्रॉप VC है। अब इन तीनों का जो नेट आएगा वो अप्लाइड ईएमएफ के बराबर आएगा, क्योंकि अप्लाइड ईएमएफ के तीन हिस्से हो जाते हैं, तीन जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है VL, VR और VC के टर्म्स में। क्लियर होगी बात? अब हम जानते हैं अगर I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, मतलब जो करंट का फेजर है जिसकी लेंथ तो आई नॉट के बराबर होगी और उसका जो एंगल बनेगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो हो जाएगा ओमेगा टी। यहाँ जो एंगल बनता है वो आपको फेजर का एक्स एक्सिस के साथ दिखाना है। करंट है तो करंट का फेजर आपको बना देना है। अब हम जैसा कि जानते हैं यहाँ पर क्या कि जो वोल्टेज होता है VR, यानी किसी भी रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है जो वोल्टेज का, वो करंट के साथ सेम फेज में होता है, यानी उसका भी एंगल क्या बनता है? ओमेगा टी। ये हो गया भैया आपका VR नॉट। क्या हो गया ये? VR नॉट। इसी पे एरो बना दो आप, थोड़ा छोटा दिखा दो क्योंकि R की वैल्यू मान ली मैंने कि जो है वो आपकी 1 से कम है, तो I ज्यादा है और VR कम है। ठीक है, आप इसको इससे बड़ा ही बना सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर हम इंडक्टर की बात करें तो वहां जो वोल्टेज रहता है वो 90 से आगे चलता है। अगर हम वोल्टेज की बात इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर का जो VL है वो करंट से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस बनाएगा और लीड करता है करंट को, करंट से आगे चलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास VL नॉट, और 90 डिग्री से पीछे की तरफ मूव करता है कौन भाई? आपका वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटेंस। वोल्टेज ड्रॉप इन कैपेसिटेंस और करंट के बीच भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। यहां पर जो है वो करंट लीड करता है, मतलब आपका वोल्टेज लैग रहती है, वोल्टेज पीछे रहता है करंट से, तो करंट से 90 डिग्री पीछे दिखा देंगे आप इसको ऐसा। ये 90 डिग्री आगे हो गया और VC हो गया 90 डिग्री पीछे फ्रॉम द करंट। इस तरह से आपके तीन वोल्टेजेस हो गए जिनका हमने फेजर डायग्राम बनाया। अब जब हम फेजर की बात करते हैं तो करंट वोल्टेज क्या है? जो करंट और वोल्टेज की फेजर है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करना है आपको। अब सीधे ऐड नहीं कर देना, ठीक है।
यहाँ पर ये वेक्टर है जिस तरह से हमने इनको फेजर से रिप्रेजेंट किया है। अब VC और VL तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे भाई, VC और VL क्या जाएंगे आपके अपोजिट डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में VC बड़ा होता है VL से, अगर फ्रीक्वेंसी अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। इनिशियली क्या होता है, VC बड़ा होता है, स्मॉल फ्रीक्वेंसीज के लिए जो VC है आपका वो VL से बड़ा होता है। तो मैंने VC को बड़ा मान लिया है, VL जरूर नहीं कि हमेशा VC VL से बड़ा ही होगा, VL भी VC से बड़ा हो सकता है। अभी के जो केस है उसमें मैंने VC को VL से बड़ा मान लिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो आपका आ जाएगा इस तरफ, और ये बचेगा कितना, ये बचेगा आपका VC नॉट माइनस VL नॉट, जो इसकी लेंथ आ जाएगी कि भाई VC को बड़ा माना है VL से, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, उनका जो वेक्टर सम करेंगे तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इनकी वैल्यूज। अब जो इसकी लेंथ आएगी वो इसके बराबर, और यहां पर जो VR नॉट है आपके पास वो कुछ 90 डिग्री पर है इस तरह से, ये हो गया आपके पास VR नॉट। क्लियर होगी बात। अब अगर हम इनका बनाते हैं क्या रिजल्टेंट, तो वो आ जाएगा EMF नेट जो हमने अप्लाई किया है, वो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या जाएगा नेट EMF। एक मिनट, जी हो गया आपके पास VC नॉट माइनस VL नॉट। एक मिनट देखें, दिख रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमने बना लिया पैरेललोग्राम, और जो ये रेड वाली लाइन आ गई है आपके पास, ये है आपका नेट, जिसको हम बोलेंगे E नॉट, ये नेट EMF आ गया। अब आप ध्यान से देखो तो करंट और VR साथ साथ मूव कर रहे थे, तो करंट और वोल्टेज का अगर हम देखें सिर्फ डायग्राम, तो यहां पर जो है आपके पास ये तो हो गया। चलिए हमने मान लिया कि जो रेजिस्टेंस है उससे 5 डिग्री का एंगल बनाता है आपका जो रिजल्टेंट है वो, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R और नेट EMF के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 5 का है। तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा भैया, जो करंट है आपके पास I नॉट और जो आपके पास EMF है E नॉट, इनके बीच भी कितने का फेज डिफरेंस आएगा 5 का। अरे भाई कितने का फेज डिफरेंस आएगा 5 का। तो पहले तो हम निकालते हैं फेज डिफरेंस क्या आने वाला है, किसका, करंट और अप्लाइड वोल्टेज का। और अप्लाइड वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, और इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, ये सारी बातें हम कवर करने वाले हैं इसमें। चलिए तो देखिए, यहां से अगर हम ध्यान से देखें फ्रॉम हियर, इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए M और इसको मान लेते हैं N। तो ट्रायंगल OMN, ट्रायंगल OMN को मैं अलग से बना देता हूं एक बार आपके लिए। ये तो हो गया आपके पास VR नॉट, ये क्या हो गया, ये VR नॉट ज्यादा ऊपर चला गया, नीचे बना लेता हूं उसको। ये लेंथ हो गई VR नॉट, और 90 बनाते हुए नीचे की तरफ आओगे आप इस तरह से, ये लेंथ आपके पास E नॉट है, और जो यहां लिखा हुआ है वो है आपके पास VC नॉट माइनस VL नॉट, ये हो गया आपके पास VR नॉट लेंथ जो है। और जो एंगल हमने चूज किया है वो यहाँ किया हुआ है फाई इन दोनों के बीच, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये 90 बना रहे हैं आपस में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पाइथागोरस लगा दें, या हम पे मालूम है कि जो E नॉट है वो उन दोनों का रिजल्टेंट है, इसका और इसका रिजल्टेंट है आपका E नॉट, तो चाहे तो आप सीधे वेक्टर वाले से भी कर लो, बात हो जाएगी। यहां से E नॉट जो है उसका स्क्वायर किसके बराबर आएगा, VR नॉट का स्क्वायर VC नॉट माइनस VL नॉट का होल स्क्वायर। इसको रूट में ले लेते हैं इधर, जो स्क्वायर लगा था E नॉट में।
अब हम जानते हैं वी आर नॉट क्या हो जाएगा भाई, आई नॉट आर रेस्ट द पावर 2। वी सी आपका आ जाएगा आई नॉट एक्स सी माइनस वी एल नॉट आ जाएगा आई नॉट एक्स एल। एक्स एल और एक्स सी क्या है भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होल स्क्वायर बना दिया। आई नॉट तीनों में है, स्क्वायर में से कॉमन लेंगे तो बाहर सिर्फ आई नॉट आ जाएगा रूट में से ही। आई नॉट का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर यहां से आप कॉमन ले सकते हो, तो यहां क्या बचेगा भैया आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो यहां से तो आप निकालोगे अपने ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यहां से आपके अपने ईएमएफ की आप मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हो कि आपका जो ईएमएफ है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब हम बात कर लेते हैं फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अच्छा रुकिए, ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट अगर इधर हम कर लें तो यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये आपका होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज अपॉन में नेट करंट को हम क्या बोलेंगे भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम लिखते हैं जेड थे। यहां पर ये हो गया आपका इम्पीडेंस। किसी सर्किट में नेट वोल्टेज अपॉन नेट करंट को बोलते हैं उस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम जेड बोल रहे हैं, ये आपका जो जेड है यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है। इसको हम इम्पीडेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, इम्पीडेंस। ये फाई देखिए एंगल है करंट और इसके बीच का, तो हम फाई निकालेंगे बाद में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम फेज डिफरेंस की बात करेंगे करंट और वोल्टेज के बीच तो हम फाई निकाल कर देंगे आपको। Here Z is equal to effective रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस भी कहते हैं इसको। अब आप ध्यान से देखो तो क्या लग रहा है, ये हाइपोटेनस है, इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस है, तो यहाँ पर इम्पीडेंस ट्रायंगल भी आप बना सकते हो। जैसे आपका अभी वो ट्रायंगल दिख रहा है तो वी आर जो है वो आर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, और जो वी एल माइनस वी सी है ये आपका 90 डिग्री पर आ जाएगा, तो वी सी माइनस वी एल यहां पर आ जाएगा आपका नेट इम्पीडेंस। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। वी सी माइनस वी एल, सॉरी एक्स सी माइनस एक्स एल, ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया। देखिए यहां से हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर आपके इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, अब ये इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या रहता है, जो रेजिस्टेंसेस के बीच हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, केबल रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के बीच जो हम ट्रायंगल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल आपके पास है, आपके सामने। नाउ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेज डिफरेंस देखें तो हम यहां से cos फाई निकाल सकते हैं, चाहे तो आप यहां से निकाल दो चाहे यहां से, बात वही आनी है। ठीक है भाई, cos नहीं tan फाई निकालेंगे, क्योंकि हमें ई स्टार्टिंग में नहीं दिया होता है तो हम हाइपोटेनस को नहीं लेंगे। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। हमको स्टार्टिंग में एल सी और आर ही दिया होता है, तो वी सी माइनस वी एल डिवाइडेड बाय आ जाएगा वी आर। इस पे भी नोट लगा लो, इस पे भी नोट लगा लो और इस पे भी नोट। आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास tan फाई, जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस।
ये पूरा तामझाम था आपके पास जो मैंने आपको बता दिया। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल हो गया, फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज हो गया, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो हमने अप्लाई किया है क्या आएगा, अगर आपको करंट की क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रखी है तो। ठीक है भाई। अब अगर यहां पर हम देखें एट एनी इंस्टेंट टी, जो करंट होगा आपका वो तो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि जो ईएमएफ आएगा वो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अच्छा ये देखिए पीछे चल रहा है ना, आपको दिख रहा है किसी एंगल से पीछे है वोल्टेज, ये कब है, जब आपका एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, एंड इसी तरह हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि अगर आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो E आएगा वो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आपका जो XL है वो बड़ा होता है XC से, तो आपका जो नेट ईएमएफ है वो यहां कहीं आता है इसे, क्यों, उस कंडीशन में VC जो है आपका वो VL से क्या होता है छोटा, तो VC और VL का रिजल्टेंट आपका यहाँ कहीं शो होता और R यहाँ था, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं शो होता उस केस में। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर बनता, अगर उसका हम मानना चाहें तो ऐसा कुछ फिगर बनता। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये मान लीजिए किसी इंस्टेंट करंट है जो ओमेगा टी का एंगल बनाता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए आपके पास वी आर है, ठीक है, वी आर नॉट रहेगा, लेंथ रहती है। यहां पर आपके पास जो है वो ज्यादा था क्या, वीसी आपके पास छोटा था और वीएल आपके पास क्या था भाई, बड़ा था। तो वीएल और वीसी का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां कहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया किसका भाई, वी आर ये वी आर नॉट, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां कहीं आ जाएगा, ईएमएफ आपका नेट जो आएगा वो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट वेक्टर, यहां आता आपका फेज डिफरेंस पाई। उस केस में आगे से होता, तो ये भी आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो जो नीचे लिखा हुआ है मैंने। तो ये सारी बातें थी भाई इसमें एलसीआर सर्किट में, क्लियर हो गया। अभी बहुत सारी बातें बच गई इसकी, वो भी हम करेंगे कवर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब देखते हैं रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अभी वही हेडिंग चल रही है, सीरीज एलसीआर ही चल रहा है आपका। रेजोनेंस कंडीशन, अब रेजोनेंस कंडीशन क्या है ये आपको समझना है। इन दिस केस impedance or effective resistance of series LCR circuit is minimum and current
थ्रू सर्किट इज मैक्सिमम। करंट थ्रू सर्किट इसे आ जाएगा भैया मैक्सिमम। करंट आपका मैक्सिमम है और जो इंपीडेंस है वो आपका मिनिमम है। तो इस केस को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेंस कंडीशन। अब देखते हैं कि इंपीडेंस था क्या। Z जो था आपका वो था √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो यहां देखिए फॉर Z मिनिमम क्या आ जाएगा? ये देखिए भाई पूरा ये जो पूरा टर्म है इसके इक्वल है। जब ये होगा मिनिमम तब ये भी आपका मिनिमम हो जाएगा। यहाँ देखिए होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसकी वैल्यू जीरो आप कर नहीं सकते, नेगेटिव इसकी वैल्यू आनी नहीं है। तो इसकी वैल्यू अगर मिनिमम बात भाई एल सी आर तीनों लिया आपने तो आप जीरो किसी को नहीं कर सकते ना, एल को ना सी को ना आर को, आपको तीनों चीज लेनी ही है। तो क्या हो सकता है? देखिए ये जीरो होने से रहा। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू जीरो पॉसिबल है, जब ये जीरो होगा तो आपका ये मिनिमम हो जाएगा अपने आप उस केस में। तो फॉर जेड मिनिमम क्या हो जाएगा भाई? XC माइनस XL का होल स्क्वायर मिनिमम। तो वो जीरो के बराबर हो सकता है क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो ही पॉसिबल है, नेगेटिव तो आने से रहा। आर को आप जीरो नहीं कर सकते क्योंकि आर तो सर्किट में है ना। सर्किट में आपके पास आर है, आप उसे जीरो नहीं कर सकते। तो जेड मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? XC माइनस XL का होल स्क्वायर जीरो कर देंगे। ना C जीरो किया ना मैंने L जीरो किया, तीनों चीजें नहीं लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन जीरो कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया? XC इक्वल टू XL आ जाएगा। अब XC क्या होता है आपको पता होना चाहिए। XC होता है 1/ωc। ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा L। तो यहां से आपके पास ओमेगा आ जाएगा 1/√LC। अब ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC आपकी आई है, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं भाई इसको? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इस फ्रीक्वेंसी पर यहां पर जो आपके पास सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी यही है जो मैंने लिखी हुई है। करंट और ईएमएफ का जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा अगर वो 1/√LC के बराबर हो जाती है तो उस केस में यहां पर जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका आ जाएगा मिनिमम। क्या आ जाएगा भाई? मिनिमम आ जाएगा आपका ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर हो गई भाई बात? और इस केस में आपका जेड बिन है आया कितना? अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए जीरो के तो सीधे किसके बराबर आएगा? जेड। ये आर के आता है। तो एलसीआर सर्किट में जो मिनिमम इंपीडेंस होता है वो सीधे आर के इक्वल होता है। और कब होता है वो? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। और जो करंट है आपका वो हो जाएगा आई मैक्स। आई मैक्स क्या आएगा भैया आपके पास? जो करंट है वो हो जाएगा आई मैक्स। तो वो आ जाएगा आपका ई देखिए यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू सिर्फ आई नॉट, ये जो करंट है यहाँ पे लिखा हुआ है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए नॉर्मली क्या होता है? आई नॉट आपका कांस्टेंट होता है, केवल आई चेंज हो रहा होता है। लेकिन अगर आप ओमेगा चेंज करोगे तो फिर आपका आई नॉट भी बदलेगा। अगर आप ओमेगा चेंज करते हो तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। मतलब आई नॉट भी वेरी करता है अगर आप ओमेगा को वेरी करते हो तो। नॉर्मली इस इक्वेशन में अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो आपका आई नॉट कांस्टेंट रहेगा, केवल आई चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर ओमेगा आप चेंज करते हो तो आपका आई नॉट भी बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जो करंट आएगा वो आ जाएगा सीधे E/R। और जो आई नॉट का मैक्स है वो आपका आ जाएगा E0/R। ठीक है? वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा। आप जब ओमेगा चेंज करते हो तो इंपीडेंस की वजह से करंट बढ़ता है,
वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वोल्टेज में तो ई नॉट लिखा हुआ है मैंने, केवल जो आपका जेड था वो कम हो गया, इस वजह से आई बढ़ गया। तो आई नॉट की जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी इंक्रीज कर जाएगी, पूरा आई इंक्रीज करेगा एक साथ, जो पूरा आई है वो इंक्रीज करेगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है इफेक्टिव वो कम हो रहा है, आपका जो वोल्टेज है वो तो वही लगा हुआ है एज इट इज, तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करते यहाँ पर हम, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इस तरह से आपके पास ये पूरी बातें आ गई रेजोनेंट कंडीशन के लिए। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या थी आपको सामने लिख दिया मैंने, जिस केस में आपका इंपीडेंस जो है वो मिनिमम होता है और जो करंट है वो होता है मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं भैया रेजोनेंस कंडीशन। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ऐसा होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो होती है 1/√LC के बराबर। और उस केस में जेड मिनिमम आता है वो आपका आर के बराबर आता है, जो आई मैक्स आता है वो आपका E/R, और जो आई नॉट का मैक्स आएगा वो E0/R। ये पूरी कहानी थी LCR सर्किट की। अच्छा, इसमें फेज डिफरेंस और देख लेते हैं अब क्या आएगा। अगर रेजोनेंस कंडीशन में फेज डिफरेंस देखें करंट और इसके बीच का, इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कंडीशन में अगर हम करंट और वोल्टेज के बीच का वो देखते हैं क्या, फेज डिफरेंस। तो भाई हम जानते हैं फेज डिफरेंस जो tan फाई था आपका, tan फाई आपने लिखा था, वो है आपका XC माइनस XL भाई आज ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि यहां पर तो XC और XL दोनों बराबर हो गए हैं, तो यहां पर क्या आएगा भाई 0/R tan फाई, यहां पर फाई क्या आ जाएगा आपका 0, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं रह जाएगा करंट और वोल्टेज के बीच LCR सर्किट में, अगर वो रेजोनेंस कंडीशन में है। तो सीरीज LCR सर्किट अगर रेजोनेंस कंडीशन में होगी तो फेज डिफरेंस 0 आ जाएगा, इंपीडेंस आपका सीधे R के बराबर, करंट मैक्सिमम उसकी वैल्यू आ जाएगी अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी 1/√LC होगी उस केस में, जो भी अल्टरनेटिंग सोर्स आप जोड़ रहे हो सर्किट के साथ। ये सारी बातें आपको मुझे बताने की मैंने आपको बता दी। ये रेजोनेंस कंडीशन हो गई सीरीज LCR सर्किट की। तो सीरीज LCR सर्किट में एक तो आपने सीखा कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जेड ये होता है, और जो फेज डिफरेंस है वो होता है XC माइनस XL/R। ई नॉट को हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ई नॉट बराबर आई नॉट मल्टीप्लाई जेड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी जो रेजोनेंस कंडीशन है उसके बारे में मैंने सेपरेटली आपको बता दिया अलग से। ये सीरीज LCR की रेजोनेंस कंडीशन है, तब ये होगा सर्किट LCR ही रहेगी। अगर आपका जो ओमेगा है वो इससे मैच कर गया तो आपके सर्किट में क्या क्या चीजें चेंज जाएंगी वो आप देख लो। फेज डिफरेंस अब 0 का आएगा, जेड जो आपका वो सीधे आर के बराबर, और जो आपका करंट है वो मैक्सिमम और वो अप्लाइड वोल्टेज बाई आर के बराबर आ जाएगा। चलिए भाई, तो ये भी बात हमने समझ ली। अब हम निकाल लेते हैं पावर इन LCR, है ना, पावर इन LCR। अच्छा नॉर्मल है ये, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में नहीं, नॉर्मली जनरली हम निकालेंगे। रेजोनेंस कंडीशन में पावर हम बाद में निकालेंगे, पहले हम नॉर्मली पावर निकालते हैं कि पावर नॉर्मली कितनी आती है। फिर उसको देखेंगे रेजोनेंस कंडीशन में पावर क्या आती है, उसी में हम फाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा। चलिए तो भाई आगे बढ़ चलते हैं। पावर इन सीरीज LCR सर्किट।
पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर की, ठीक है भाई। अब जैसे कि हम जानते हैं, अगर आपके पास सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है, आपके पास क्या भाई सीरीज एलसीआर सर्किट है और एक अल्टरनेटिंग सोर्स आपने जोड़ रखा है जिसका ईएमएफ किसी इंस्टेंट ई है और जिसमें जो करंट है, ईएमएफ का मतलब हो गया अप्लाइड वोल्टेज, और करंट जो है आपका आई है। एट एनी इंस्टेंट टी पे अगर हम देखें तो करंट अगर आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो जो आपका वोल्टेज आता है यहां पर वो आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आता है। वैसे वो डिपेंड करता है एक्ससी बड़ा है कि एक्सएल बड़ा है। अगर एक्ससी एक्सएल से बड़ा होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपेसिटर बड़ा होगा पोटेंशियल ड्रॉप इन इंडक्टर से, और उस केस में आपका जो आता है यहाँ पर माइनस आता है, यानी वोल्टेज चलता है आपका पीछे करंट से। और अगर यहाँ पर ड्रॉप ज्यादा है, वोल्टेज ड्रॉप किससे, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर से, तो आपका जो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। नाउ पावर अगर हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस तो आई इंटू ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई नॉट डिवाइड कर लो आप 2 से और मल्टीप्लाई कर लो आप इसका 2 से, थोड़ी मैथमेटिक्स हम यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं। 2 साइन है, कॉस नहीं है, साइन लिखा हुआ है, सॉरी गलती से मुझसे कॉस लिख दिया। 2 साइन 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 है, 2 साइन है, साइन भी का मतलब होता है कॉस। यहां मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं 2 साइन है साइन बी का, ये आपके पास आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आ गया आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। आप यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करके आसानी से क्या निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि पावर कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं एवरेज पावर की। किसकी भाई, एवरेज पावर की बात कर लेते हैं, चलिए। तो एवरेज पावर क्या है, एवरेज पावर भी देख लेते हैं। अब एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर मल्टीप्लाई डी टी, जीरो से लेकर टी, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर टी। ये हम कई बार कर चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए। किसी की भी कोई भी वेरिएबल जो है अगर वो टाइम पे डिपेंड करता है तो उसकी एवरेज वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है, मतलब उस वेरिएबल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, उसको dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और अपॉन में टाइम को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं आई नॉट ई नॉट बाई 2 तो आ जाएगा बाहर, cos फाइव का इंटीग्रेशन कर देंगे dt के रिस्पेक्ट में 0 से t माइनस cos 2 ओमेगा t माइनस 5 dt को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt आ जाएगा। देखिए भाई ये तो जो 5 है वो तो आपका कांस्टेंट है, अगर नॉर्मल आपका है एलसीआर तो 5 वहां पर फिक्स होता है क्योंकि tan फाइव इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर होता है, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
क्योंकि उसमें ये मानना पड़ता है बड़ा कौन सा है, एक्सेल बड़ा है या एक्सी बड़ा है। ये आपके पास आ जाएगा आई नॉट ई नॉट बाई टू, अंदर बच गया कॉस फाइव इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t, ये आ जाएगा आपके पास 0, यहां पर आ जाएगा सीधे सीधे कैपिटल T। ये हो गया आपके पास पी एवरेज। अब देखिए रीजन क्या है, क्योंकि कॉस की फुल साइकिल के लिए अगर कॉस टाइम पर लीनियरली डिपेंड करता हो, कॉस की पावर 1 टाइम पर सीधे डिपेंड करती हो, तो उस केस में जो उसकी एवरेज पावर आती है फॉर फुल साइकिल वो 0 आती है। तो आपको समझ लेना है कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 का इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक के लिए करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए इसके प्लेस में मैंने सीधे 0 पुट कर दिया। मैथमेटिक्स सॉल्व करने नहीं बैठे, फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक आध स्टेप कम कर दिया, क्योंकि इसके नंबर कटेंगे नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे इसको लिख सकते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस क्या होती है 0, ऐसी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन भी क्या होती है 0 फॉर फुल साइकिल। ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, आई नॉट ई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस पाई आ जाएगा आपके पास टी, और टी से टी कट गया, इस तरह से आ गया आई नॉट ई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई। ये आ गया आपके पास पी एवरेज का फॉर्मूला। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो पी एवरेज है इज इक्वल टू आई आर एम एस ई आर एम एस और मल्टीप्लाई कॉस पाई, क्योंकि आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2 होता है, और जो ई आर एम एस है वो ई नॉट बाई रूट 2 के बराबर होता है। तो वहां से हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई इलेक्ट्रिकल एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस जो होती हैं, जो करंट को मेजर करती हैं, एसी करंट को और एसी वोल्टेजेस को, वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होती हैं और वो आईआरएमएस और ईआरएमएस ही नाप कर देती हैं। तो यहां पर जो एवरेज पावर है उसके दो हिस्से होते हैं, इतने को हम क्या बोलते हैं, इतने को हम बोलते हैं वर्चुअल पावर, क्योंकि जो भी डिवाइस आपको देगी करंट और वोल्टेज, आप सीधे मल्टीप्लाई करके उसके पावर को समझेंगे, यही पावर होनी चाहिए, क्योंकि आपने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज। तो जो डिवाइस नाप कर देती है वो ये नाप कर देती है, जबकि हमें उसमें अलग से cos फाई का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये पावर फैक्टर बन जाता है, तब जाकर आपकी रियल पावर निकलती है, ठीक है। अब यहां पर देखें, जो cos फाई है अगर उसको हम ट्रायंगल से देखें, किसके ट्रायंगल से, इंपीडेंस ट्रायंगल से, तो इंपीडेंस ट्रायंगल में ये z था, ये फाई होता है, यहाँ r होता है, तो यहाँ xc माइनस xl होता है। यहां से अगर हम cos फाई देखना चाहें तो यहां से cos फाई किसके बराबर आ जाएगा भाई, यहां से cos फाई आपका आ जाएगा r बाई जेड, 90 है तो r बाई जेड के बराबर। तो ये आ गया आपके पास पावर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब इस चीज को हम देख लेते हैं इन रेजोनेंस कंडीशन, किसमें देखना है भाई आपको, उसको रेजोनेंस कंडीशन में क्या कहानी बनेगी वो भी देख लेते हैं एक बार। इन रेजोनेंस कंडीशन फाई क्या आता है 0, हेंस पावर फैक्टर क्या आ जाएगा भाई cos 0, तो कितना आ जाएगा वो सीधे सीधे 1, पावर फैक्टर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि cos फाई का मतलब cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर z किसके बराबर होता है, चाहे आप यहां से निकाल दो, चाहे तो आप सीधे 0 वैल्यू पुट कर दो फाई के प्लेस पे। भाई जेड भी आर के बराबर है, सीधे आर सर कटेगा तो 1 ही आना है, cos फाई मिला कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, पावर फैक्टर आपका 1 आ गया, तो एवरेज पावर क्या आ जाएगी सीधे
आई आर एम एस मल्टीप्लाई ई आर एम एस। तो रेजोनेंस कंडीशन जो एवरेज पावर आती है इन सीरीज एलसीआर सर्किट वो आती है सीधे आई आर एम एस मल्टीप्लाई ई आर एम एस के बराबर, और जो पावर फैक्टर आता है वो आपका आता है सीधे 1, फेज डिफरेंस 0। ठीक है, तो ये सारी बातें थी सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में जो मैंने आपको बता दी। अब इसमें कोई बात मैंने छोड़ी नहीं है, सारी बातें ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दी है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं इस टॉपिक के। अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पे न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछे जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में, वो मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल की हेल्प से समझा देता हूं, फिर आगे के इसके टॉपिक हम कवर करेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं इजीली, सर्किट्स पे जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो आप इजीली कर सकते हो। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूं कैसे पूछे जाते हैं। देखिए आपका जो न्यूमेरिकल उस टाइप का है, यहां पर आपके पास क्या है भाई, एक इंडक्टर है जिसका जो L है वो 2 हेनरी दे रखा है, एक कैपेसिटर है जिसकी C जो है 1 माइक्रोफैरड दे रखी है, जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर R ये आपको दे रखा है 1000 ओम का, और जो अप्लाइड वोल्टेज हमने लगा रखा है सर्किट में वो दे रखा है V इज इक्वल टू 100√2 साइन 1000t। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर सी एंड एल। ठीक है भाई, आपको ये पता करना है। तो आपके सामने सारी बातें मैंने आपको बता दी किस तरह से हैं। ठीक है, और इसमें करंट भी निकाल देते हैं। एंड करंट एट इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी करंट भी आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एज वी नो, V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V नॉट साइन ओमेगा टी। भाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं V इज इक्वल टू 100√2 साइन 1000t से, यहां से हमें क्या चलेगा पता कि जो आपका जो V नॉट है वो तो है 100√2, और जो ओमेगा है इन दोनों कंपेयर करें तो हमें क्या चलेगा पता, ओमेगा आपका 1000 है। क्लियर हो गई बात, दो बातें तो हमें मालूम चल गई ना। अब निकालते हैं XL। तो XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L। तो ओमेगा कितने भैया 1000 मल्टीप्लाई 2 है ना, XC निकाल लेते हैं तो 1/ओमेगा C होता है। 1/1 माइक्रोफैरड है, 1000 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁶, तो ऊपर आके 1000 बन जाएगा। ठीक है भाई, ओम में होते हैं सारे, XC XL सभी की जो यूनिट आती है वो ओम ही आती है, आपको याद रखनी है। XC XL भी एक तरह की रेजिस्टेंस है, इनकी यूनिट ओम आती है। नाउ अब निकाल लेते हैं इम्पीडेंस। क्या निकालेंगे हम, इम्पीडेंस। तो जेड निकाल लेते हैं भाई। जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम जानते हैं R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका जेड क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा आपके पास 1000² प्लस, मैं इसको मिटा दूं, जगह थोड़ी कम है। ये तो आपने लिख ही लिया, 100√2 था। ठीक है, नोट कर लिया होगा। 1000² और XC माइनस XL करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1000 माइनस 2000 का होल स्क्वायर।
तो ये भैया आपके पास आ जाएगा 1000 स्क्वायर प्लस ही माइनस, तो प्लस हो जाएगा 1000 करेंगे तो ठीक है, होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये आपका आ जाएगा 1000 स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर माइनस को फर्क नहीं पड़ता, और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अरे दोनों सेम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर निकाल दो, 1000 इंटू रूट 2 आ गया आपके पास कौन, जेड। ठीक है, अब देखते हैं भाई, इनकी वैल्यूज तो आपको पता ही है सभी की। नाउ आई नॉट क्या होता है भैया, ई नॉट बाई जेड। तो ई नॉट क्या है आपके पास, 100 √2 था, ये लिखा हुआ है ना, वी नॉट या ई नॉट एक ही बात है, चलो वी नॉट लिख देते हैं यहाँ पर। और अगर हम जेड की बात करें 1000 √2 आ जाएगा, तो √2 से √2 कट गया, तो आपका आ गया 0.1 एम्पियर। आई नॉट क्या आ गया भाई, 0.1 एम्पियर। तो करंट कैसे लिखा है, और tan फाई क्या होता है भाई आपके पास, तो tan फाई अगर आप एक्सी माइनस एक्सएल लगाओगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है, जो फाई है वो आगे चलता है, और एक्सएल माइनस एक्सी लगाओगे तो उसमें आपका वोल्टेज आगे चलता है। तो tan फाई अगर मैं लिख रहा हूं एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है, और अपॉन में क्या लिख रहा हूं भाई इसको, आर, इस तरह से, है ना। अच्छा बड़ा कौन है, एक्सएल बड़ा है ना, तो उस केस में आप इसको एक्सएल माइनस एक्सी करो ना, सीधे सीधे एक्सएल माइनस एक्सी अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 1000 हो जाएगा, 2000 माइनस 1000 और डिवाइडेड बाई 1000। tan फाई आपका दोनों हो सकता है, एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर भी हो सकता है, और एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है एक्सी और एक्सएल में बड़ा कौन है। तो इस केस में क्या आ गया आपके पास, 1000 यानी 1 आ गया, तो भैया जो फाई आ गया वो आ गया आपके पास 45 है, इसको हम बोलेंगे π/4, π/4। अब जब आपका XL बड़ा होता है XC से, तो उस केस में आपका जो EMF है वो चलता है आगे, और जो आपका करंट है वो चलता है पीछे। तो आपको पता होनी चाहिए ये बात, इन केस XL बड़ा हो XC से, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई फाई। तो इस केस में करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो भाई, जो वोल्टेज था आपके पास उसका एंगल ओमेगा टी था, तो इसका माइनस फाई आ जाएगा, क्योंकि पीछे चल रहा है, और फाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, और आई नॉट भी निकाल चुके हो। अगर एक्सएल बड़ा होगा तो उस केस में जो इक्वेशन बनती है उसमें करंट आपका चलता है पीछे। मैं अभी बना दूंगा, आपको नोट में लिखवा दूंगा ये बात, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी फिर। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू होता है आई नॉट। अच्छा आई नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई नॉट आपका आया था 0.1 साइन ओमेगा, तो यहां भी वही रहेगा 1000t माइनस π/4। ये है आपका किसी इंस्टेंट करंट की इक्वेशन। नाउ अब आपको पता करना है वी आर नॉट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आई नॉट आर। आई नॉट क्या आया, 0.1 इंटू 1000, तो आ जाएगा आपके पास 100 वोल्ट। अरे भाई समझ आ गई बात, कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, वी सी नॉट की, तो आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट आपका 0.1 है, और एक्स सी आपका आया था 1000, तो ये भी आपका आ जाएगा 100। वी एल नॉट अगर हम करते हैं, तो आई नॉट मल्टीप्लाई एक्स एल 0.1 मल्टीप्लाई 2000, तो आ जाएगा आपका 200 वोल्ट। ठीक है, अब इन तीनों का सम आपको एल्जेब्रिक नहीं करना, इन तीनों का सम एल्जेब्रिक करने पर उसके बराबर नहीं आएगा। ये तीनों वेक्टर फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं भाई, वेक्टर फॉर्म में होते हैं। क्रॉस चेक करना है आपको तो इस तरह से कर सकते हो आप। नेट अप्लाइड वोल्टेज आपका इस तरह से आना चाहिए था,
इसमें रख के देखोगे तीनों वैल्यू मैच कर जाएंगे तो हाँ मतलब सही है, तो आपका सही आ रहा है। देखिए ध्यान से, ई नॉट आपका कितना था 100√2 था ना, ये 100 है और यहाँ पे 200 और ये 100, तो अंदर 100 ही आएगा, तो वही सेम चीज बराबर दे रखी है आपको यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इन तीनों का जो वेक्टर मतलब इन दोनों को सेपरेट करते हैं आपस में, फिर उसके साथ वेक्टर सम करते हैं, वो भी 90 डिग्री पर फेजर डायग्राम में। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर बतानी थी मुझे। चलिए अब एक चीज बता दूं मैं आपको, जो मैं आपको भी बता रहा था, एक क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे ताकि आपको फिर आगे दिक्कत नहीं हो। किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट में देखिए नोट लिख देता हूं मैं। इन सीरीज एलसीआर नंबर फर्स्ट, इफ एक्सएल अगर आपका एक्ससी से बड़ा है, जो एक्सएल है वो आपका एक्ससी से बड़ा है, तो इस केस में अगर करंट आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो ईएमएफ रहेगा वो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर करंट अगर आपका ईएमएफ दे रखा है आपको, तो फिर जो करंट है वो यहां पर पाई से पीछे करना है आपको, सॉरी फाई से पीछे। इस केस में वोल्टेज आपका आगे होता है। ये दोनों इक्वेशन वही बात बता रही है, वोल्टेज ओमेगा टी से, करंट यहां ओमेगा फाई से पीछे है वोल्टेज से, या फिर ऐसे बोल सकते हो करंट से वोल्टेज फाई आगे है। दोनों बात तो एक ही है, एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों चीजें, ये भी और ये भी। दोनों ये बता रहे हैं कि जो करंट है वो पीछे है, या फिर दोनों ये बता रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो आगे है, बात वही है। इन दिस केस वोल्टेज लीड्स टू करंट बाई फाई। अब यहां पर फाई क्या आता है, तो tan फाई आपका आता है XL माइनस XC बाई आर। ठीक है, इसी में अगर हम नंबर सेकेंड केस की बात करें, इफ XC जो है वो आपका XL से बड़ा हो, तो इस केस में जो इक्वेशंस बनती हैं, अगर आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी बनाती है, तो ईएमएफ आपका चलेगा पीछे, या फिर अगर आपका ईएमएफ बनाता है ओमेगा टी, तो करंट चलेगा आगे। मतलब यहां पर करंट आपका आगे होता है फाई से, यहां पर वोल्टेज फाई से आगे होता है, इस केस में करंट फाई से आगे होता है। ठीक है, करंट लीड्स बाय फाई टू वोल्टेज, और यहां पर जो tan फाई आएगा वो होता है XC माइनस XL बाई आर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक और नोट मैं आपको बता दूं, इन सीरीज एलसीआर एक मिनट रुकिए, इन रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर,
इन रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर आपको बता दूं मैं, मॉड ऑफ बीसी जो आता है वो मॉड ऑफ वीएल आता है। दोनों में वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है सी और एल में, दोनों मिलाकर जीरो जाते हैं क्योंकि सी और एल अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे होते हैं, एक पीछे होता है 90 से और एक आगे होता है, फेजर डायग्राम में देखें, ठीक है। तो यहां पर यह बात पे आपको ध्यान रखनी है कि रेजोनेंस कंडीशन में अगर सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस कंडीशन होती है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है क्रॉस कैपेसिटर वही वोल्टेज ड्रॉप होता है क्रॉस इंडक्टर, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे, तो किसी एक का दे रखा है दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। तो छोटा सा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह सर्किट दे रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सर्किट में है क्या कि ये आपको दे रखा है 5 ओम जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर जो है यहां पर ये आपको दे रखा है 15 ओम और जो कैपेसिटर ये 3 ओम। अच्छा, ये अगर ओम में दे रखे हैं इसका मतलब ये इनका रेजिस्टेंस है। क्या है भैया? रेजिस्टेंस है ये जो दे रखा है आपको। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अब भाई देखिए, जो रेजिस्टेंस है सीधे आर हो जाएगा। यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ये होता है भैया एक्सएल के बराबर, और यहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है? ये होता है आपका एक्ससी। आपको ऐसे दिया तो आप समझ लेना एक्ससी और एक्सएल दे रखे हैं जब भी ओम में दिया हो, वरना इसकी इंडक्टेंस हेनरी होती है और इसकी कैपेसिटेंस फैराड में होती है। जब यहां पर ओम लिखा होता है इसका मतलब एक्सएल और एक्ससी दे रखे हैं क्वेश्चन में। यहां पर आपके पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स होगा 26√2 sin ओमेगा टी लिखा हुआ है उस पे, ठीक है। ये है, आपको बताना है पावर एवरेज पावर लॉस क्या है सर्किट का। फाइंड एवरेज पावर लॉस। चलिए भाई, क्या निकालना है अपने को? एवरेज पावर लॉस निकालना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे Z। तो Z इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है भैया, आर स्क्वायर। बड़ा कौन है? एक्सएल बड़ा है, तो यहां पर हम कर देंगे एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है? 25 हो जाएगा। एक्सएल 15 माइनस 3 करेंगे अगर हम लोग, तो 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 12। 12 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा आपके पास 169, तो आ जाएगा 13, ठीक है। 144, 25, 169, 13 आ गया आपके पास। Z 13 आ गया ना। अगर हम आई नोट देखें, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये वोल्टेज है। ये क्या दे रखा है आपको? यहां पर ये दे रखा है आपको वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है V। तो आई नोट क्या हो जाएगा? आई नोट क्या होता है भैया? वोल्टेज V नोट और अपॉन में Z। तो V नोट क्या लिखा हुआ है? 26√2 और Z क्या है? 13, तो 2√2 आ गया आपका करंट आई नोट। अब देखिए आई नोट आ गया। अब बात कर लेते हैं cos फाई की, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? cos फाई आपका अगर हम देखें तो हम जानते हैं cos फाई क्या होता है भाई? R बाई जेड के बराबर। तो ये आ जाएगा आपका 5/13। अरे cos फाई निकाला था ना पावर फैक्टर नॉर्मल एलसीआर सर्किट में, तो R बाई जेड आया था। तो यहां से एवरेज पावर क्या आ जाएगी? आई नॉट ई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाई cos फाई। आई नॉट आपका 2√2 है, 26√2 है, अपॉन में आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 5/13, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 वाट। इस तरह से भाई एवरेज पावर आपकी आ गई। तो ये था सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। 2-1 न्यूमेरिकल्स भी करा दिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसमें हम अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे एडवांस लेवल तक के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।